नमस्कार बच्चों, बीए सेकेंड ईयर की आज की हमारी क्लास है। इनका पेपर है फर्स्ट। और हमने जो इससे पहले की जो वीडियोस बनाई थी उसमें हमने व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में डिस्कशन किया है कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। उसी के आगे का आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता की अर्थ परिभाषा और उसके व्यक्तिगत भिन्नता के क्या कारण हैं। इसको हमने अपने पहले वीडियो में पढ़ा है। उसके आगे हम लोग आज ये पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता का के ज्ञान का शिक्षा में क्या महत्व है। वैसे तो कल हमने आपको जब हमने वीडियो व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में हमने चर्चा की तो हमने उसमें आपको ये बताया था कि व्यक्तिगत भिन्नता का शिक्षा मनोविज्ञान में क्या महत्व है। एक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी टॉपिक पे आपके साथ डिस्कस करेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता के ज्ञान का हमारी शिक्षा में क्या महत्व है, क्यों जरूरी होता है व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान। चूंकि हमने जैसे बताया कि व्यक्तिगत भिन्नता जो है वो अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ ही यही होता है कि एक व्यक्ति से जो दूसरा व्यक्ति है वो भिन्न होता है किसी न किसी तरीके से। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरह सेम टू सेम नहीं होता, कुछ न कुछ उसमें भिन्नता अवश्य होती है। तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना ही हमारी व्यक्तिगत भिन्नता होती है। अब वो चाहे शारीरिक गठन हो, मानसिक रूप से हो, योग्यताओं के आधार पर हो, रुचि के आधार पर हो, या क्षमताओं के आधार पर हो, स्वभाव के आधार पर हो, या किसी भी तरह से एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति की तरह बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। कहीं ना कहीं उसमें कुछ भी अंतर अवश्य होगा। अगर वो देखने में एक जैसे होंगे तो हो सकता है उनके स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है उनकी रुचि अलग हो, उनकी योग्यता क्षमता अलग हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंसेस अवश्य होता। और यही डिफरेंसेस, यही अंतर जो है, यही हमारा जो है वो व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में जो व्यक्तिगत भिन्नता, चूंकि हम ये शिक्षा मनोविज्ञान का पेपर पढ़ रहे हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान का के उस सिलेबस में हमारा ये व्यक्तिगत भिन्नता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। और एक अध्यापक के लिए जो वो क्लास लेती है, एक शिक्षक के लिए जब वो अपनी क्लास में पढ़ाता है, उसके लिए व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो चलिए हम देखते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता का हमारी शिक्षा में क्या महत्व है। सबसे पहली चीज तो है कि कक्षा का सीमित आकार, कि जो क्लास की जो साइज होती है ना वो थोड़ी होनी चाहिए। साइज से मतलब ये नहीं कि कमरा छोटा होना चाहिए, विद्यार्थियों की जो संख्या है वो अधिक नहीं होनी चाहिए, वो सीमित होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जो एक क्लास में 20 या 25 छात्र से अधिक छात्र या स्टूडेंट नहीं होने चाहिए। क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ी चीज ये रीजन है कि जब हम एक शिक्षक जो है क्लास ले रहा है और उसमें जो बच्चों की या छात्रों की जो संख्या है यदि सीमित होती है तो जो शिक्षक है वो सभी छात्रों की तरफ पूर्ण रूप से ध्यान दे सकता है। वो उनकी रुचि, योग्यता, क्षमता, चूंकि व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर एक शिक्षक को इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देनी है। इसीलिए जब अगर कक्षा का जो आकार है वो सीमित होगा, उसमें 20 या 25 से अधिक छात्रों की संख्या नहीं होगी, तो एक अध्यापक जो है वो पूर्ण रूप से जितने भी बच्चे हैं क्लास में, जितने भी छात्र हैं, उन सभी के योग्यता, क्षमता, रुचि आदि को ध्यान में रख करके उसी के आधार पर वो उसको शिक्षा दे सकता है। और अधिक यदि हमारे क्लास में अधिक से अधिक स्टूडेंट होंगे, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, तो एक टीचर के लिए उन सभी बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रख करके शिक्षा देना जो है वो असंभव हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो अगर हम अपनी व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान एक टीचर को अगर है होगा तो वो ये चीज ध्यान उसको रहेगा कि एक जो बच्चा है वो दूसरे बच्चे से भिन्न है। जरूरी नहीं कि जो बच्चे की रुचि जिस सब्जेक्ट में है दूसरे व्यक्ति की भी रुचि उसी में, या उसके मानसिक बुद्धि एक ही जैसी हो, या उसकी और जो योग्यता है, वो क्षमता है, वो बिल्कुल दूसरे बच्चे की तरह हो। यदि एक टीचर्स को व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान होगा तो वो निश्चित सी बात है कि सभी बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रख करके सभी बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे सकेंगे। दूसरा हमारा अगला पॉइंट है छात्रों का वर्गीकरण। कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ मंदबुद्धि होते हैं, कुछ पिछड़े हुए बालक होते हैं, कुछ अलग अलग बुद्धि लब्धि के अलग अलग बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार से, और सबकी रुचि अलग होती है, उनकी योग्यता अलग होती है, उनकी क्षमता अलग होती है। तो सब बच्चों
यदि एक अध्यापक को व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान होगा तो उसके आधार पर वह समूहों को में जो छात्र कक्षा में जो बालकों को उनकी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर विभाजित कर सकती है। ठीक है, उनको एक तरफ वो जो कम योग्यता वाले बच्चे हैं उनको रख सकती है, एक तरफ जो बहुत जल्दी जो बहुत अच्छे प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको एक ग्रुप में रख सकती है, मंद बुद्धि बालक को अलग रख सकती है। इससे क्या होगा कि वो सब पे जिस पे ज्यादा आवश्यकता है ध्यान देने की वो उस पे ज्यादा ध्यान दे सकता है। तो एक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत भिन्नता का यदि ज्ञान है तो वो छात्रों के वर्गीकरण करने में भी उसको आसानी होगी और वो बुद्धि लब्धि के आधार पर तीव्र, सामान्य और मंद बुद्धि बालकों को अलग अलग वर्गों में रख सकता है। इस प्रकार के कक्षा विभाजन में प्रत्येक प्रकार के बालकों को प्रगति करने का अवसर मिल सकेगा। अब निश्चित सी बात है, यदि हम मंद बुद्धि बच्चे को प्रतिभाशाली बच्चे के साथ पढ़ा देंगे और उसी के अनुसार उसको कार्य कराते हैं तो जो प्रतिभाशाली बच्चा है वो तो बहुत अच्छे से उस कार्य को कर लेगा और बहुत कम समय में भी कर लेगा, लेकिन जो मंद बुद्धि बालक है वो उस बच्चे के बराबर नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा पिछड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब हम छात्रों का वर्गीकरण कर लेते हैं, उनकी रुचि, उनकी योग्यता, उनकी आयु, सब चीजों को ध्यान में रखते हैं, यदि हम छात्रों का वर्गीकरण करके उनको उन्हीं के अनुसार शिक्षा देते हैं तो उनको बालकों को जो है वो प्रगति करने का अवसर मिलता है। अगला हमारा पॉइंट है पाठ्यक्रम निर्माण। जैसा कि हमने बताया कि व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार बालक तथा बालिकाओं की रुचि, बौद्धिक स्तर, वो अभियोग्यता और योग्यता आदि को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि हर बालक दूसरे बालक से भिन्न है, उसकी रुचि अलग होती है, उसकी योग्यता अलग होती है, उसकी क्षमता अलग है। तो एक साथ सभी बच्चों को एक जैसा पाठ्यक्रम बनाने से कहीं ना कहीं जो कमजोर बच्चे हैं उनका जो विकास है वो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाएगा, वो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाएंगे और दूसरे बच्चों की तुलना में पिछड़ जाएंगे। तो जो पाठ्यक्रम का निर्माण है वो भी बच्चों की रुचि और योग्यताओं को ध्यान में रख करके बनाना चाहिए। पाठ्यक्रम में विविध प्रकार के विषयों का समावेश और पाठ्यक्रम जो है वो लचीला होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर फ्लेक्सिबल का गुण होना चाहिए, वो लचीला होना चाहिए, उसको आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार जो पाठ्यक्रम में विविध प्रकार के विषयों का समावेश करना चाहिए कि ताकि बच्चे अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार अपने विषयों का चयन करके अपनी इच्छा अनुसार उसको पढ़ सके। अगला हमारा है शिक्षण विधियों का चयन। शिक्षण विधियों का चयन में भी बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है, किस शिक्षण विधि का प्रयोग करना है, ये भी हमें एक टीचर को व्यक्तिगत भिन्नता का यदि ज्ञान होगा तो वो बच्चों की रुचि, उनकी योग्यता, उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए सही शिक्षण विधि का प्रयोग करेगी कि किस बच्चे को किस तरह से किस शिक्षण विधि के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए, इसका ज्ञान उसको एक टीचर को होगा। अगला हमारा है व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था कि व्यक्तिगत शिक्षण मतलब प्रत्येक बालक को अलग अलग से शिक्षण की व्यवस्था करना, जैसे कि डाल्टन योजना है, प्रोजेक्ट योजना है, मॉन्टेसरी प्रणाली है, किंडरगार्टन प्रणाली है, विनेटका योजना है। इस प्रणाली का जो इस प्रणाली में सीखने वाले स्वयं अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर दिया जाता है। ये जो हमारी जो प्रणालियां हैं, डाल्टन योजना, प्रोजेक्ट योजना, इन सब चीजों के माध्यम से क्या होता है कि बच्चे को उसके व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान दिया जाता है और बच्चे को अपनी रुचि, अपनी योग्यता के अनुसार सीखने का अवसर दिया जाता है कि क्योंकि ये व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए इन प्रणालियों का आयोजन किया गया है और निर्माण किया गया है, ताकि जो प्रत्येक बच्चा जो है या सीखने वाला व्यक्ति है स्वयं अपनी गति के अनुसार सीख सके। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है कि शैक्षिक निर्देशन। व्यक्ति को हर व्यक्तिगत भिन्नता की जानकारी प्राप्त करके शिक्षक छात्रों को शैक्षिक निर्देशन दे सकता है। शिक्षक उन्हें यह बता सकता है कि हाई स्कूल या इंटर कक्षाओं में कौन से विषय ले, कौन सी चीजें उनकी रुचि के अनुसार है, कौन से विषय उनको पढ़ने चाहिए जो उनको उसमें वो अच्छा उन्नति कर सके। अगला है लिंग भेद के अनुसार भी शिक्षा दी जानी चाहिए। बालकों की रुचि और बालिकाओं की रुचि में अंतर होता है, उनकी योग्यता में अंतर होता है, उनकी क्षमता में अंतर होता है, उनकी शारीरिक बनावट में अंतर होता है। तो उन चीजों को भी ध्यान में रख करके लिंग भेद के अनुसार भी बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए।
कहा जाता है कि जो लड़के की बुद्धि है वो मैथ्स में ज़्यादा अच्छी होती है, लड़कियां जो है मैथ्स में कमज़ोर होती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये भी देखें कि बच्चों को जो लड़के हैं उनको गणित की शिक्षा देना आसान होगा और जो बालिकाएं हैं उनको गृह विज्ञान की शिक्षा देना आवश्यक होगा। तो इस तरह से इन चीज़ों को भी ध्यान में रख करके गणित जो लिंग भेद के अनुसार शिक्षा वो भी दी जानी चाहिए, और ये तभी संभव है जब एक टीचर को व्यक्तिगत शिक्षा का ज्ञान हो। अगला है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य भी व्यक्तिगत भिन्नता पर के हिसाब से जरूरी है कि छात्रों को गृह कार्य देते समय व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे बहुत तीव्र बुद्धि के होते हैं, कुछ मंद बुद्धि होते हैं, कुछ सामान्य बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे जल्दी कठिन और सरल गृह कार्य मतलब कठिन कार्य को भी बहुत आसानी से कर लेते हैं, और कुछ बच्चे बहुत सरल कार्य को भी काफी समय लगा करके करते हैं। तो उनको एक जैसा गृह कार्य कभी नहीं देना चाहिए। छात्रों को उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, कि कुछ कार्य जो है वो बच्चों को ध्यान में रखे कि बच्चों को जो बच्चे कठिन कार्य कर सकते हैं उनको कठिन का गृह कार्य दिया जाए, जो बच्चे थोड़ा कठिन कार्य नहीं कर सकते उनको थोड़ा सरल गृह कार्य दिया जाए, तभी जो है वो बच्चे उस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगला है हमारा विद्यालय, परिवार तथा समाज में सहयोग। व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, जैसे कि विद्यालय, परिवार और समाज का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। क्यों? यदि हम बालक की अगर विद्यालय में, परिवार में और समाज में अगर आपसी सहयोग होगा तो एक बच्चे की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। अब परिवार से जो बच्चा विद्यालय में आता है और विद्यालय में उसकी बहुत सारी परेशानियां होती है, यदि समय समय पर उन परेशानियों को विद्यालय तथा परिवार आपस में मिल करके उस बच्चे की समस्या का समाधान करता है तो भी बहुत ज्यादा उस समस्याओं का हमें समाधान मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भिन्नता को जो ये विद्यालय, परिवार तथा समाज है वो कहीं ना कहीं इन चीजों को प्रभावित करते हैं, और उनके अनुसार शिक्षा में बालक के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इन तीनों संस्थाओं में परस्पर सहयोग होना आवश्यक है। कि जो भी बच्चे की समस्या यदि हम उनके अभिभावक को बताते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी समस्या को टीचर भी हल कर पाएगा और अध्यापक भी उन चीज़ों को समझ करके वो उसकी समस्या का समाधान कर सकता। उसके अतिरिक्त जो समाज में जो लोग जिनके साथ वो रहता है, उठता बैठता है, उनके भी साथ यदि हम उसकी समस्या का डिस्कशन करते हैं तो भी हमें कहीं ना कहीं से उसमें सहयोग मिलेगा। तो ये विद्यालय, परिवार तथा समाज में भी आपसी सहयोग होना बहुत आवश्यक है। अगला हमारा है बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना। बालक की विशिष्ट योग्यताओं के अनुसार हर बालक में योग्यताएं सामान्य भी होती हैं और विशिष्ट भी होती है। कुछ बालकों में बहुत सारी विशिष्ट, कुछ स्पेशल जो होती है वो योग्यता होती है कि उसको मान लीजिए सिलाई करना बहुत पसंद है, उसको किसी चीज में कार्य करना बहुत पसंद, उसके पेंटिंग बहुत पसंद है, उसको गाना बहुत पसंद है, कुछ अलग स्पेशल एक क्वालिटी होती है। तो उसके लिए भी ऐसे विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं सामान्य शिक्षा के साथ साथ विशिष्ट शिक्षा का भी अध्ययन कर सके, ताकि जैसे हम कह सकते हैं कि विशिष्ट योग्यताएं, बच्चों में बहुत सारी विशिष्ट योग्यताओं भी होती है और उन योग्यताओं के अनुसार विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए जिनमें शिल्पकारी आदि का कार्य तथा अन्य तकनीकी विषयों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, ताकि जो बच्चे क्राफ्ट वगैरह की शिक्षा ले सके, इंजीनियरिंग की शिक्षा ले सके, और भी जो वो क्षेत्र जिसमें उनकी विशिष्ट योग्यता है उन चीज़ों को जिसमें वो कुछ करना चाहते हैं उन चीज़ों को वो सीख सकें। तो ये थी हमारे जो अभी हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण विधि का चयन, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था और इन सब चीज़ों के पॉइंट के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक टीचर्स के लिए व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, या हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता के ज्ञान का शिक्षा में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रोल है।